नमस्कार। कोरोना वायरस पर हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। इसके अलावा हम दुनिया भर के टॉप डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ खास मुलाकात भी लेकर आते हैं। आज चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसी छिपी हुई बीमारियों की जो कि कोरोना वायरस के साथ आती हैं और जो लोग कोरोना वायरस के शिकार हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। कभी कभार ये बीमारी बहुत युवा लोगों में भी हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ज्यादा देखी जा रही है, कुछ कम। एक ऐसा ही केस दिल्ली में आया जब 18 साल के एक नौजवान का कोरोना के बाद हार्ट फेल हो गया। सर गंगाराम अस्पताल में उनकी सफल सर्जरी के बाद जान बचाई गई। और आपको बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक मरीज को दिल में दिक्कत आई थी और जो मरीज था उसको थकान और सांस लेने में दिक्कतें थी। अचानक बेहोश हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ये सारी चीजें देखने के बाद चौंकाने वाली बात यह रहती है कि उम्र इतनी कम होने के बावजूद इतनी गंभीर बीमारी का सामना उन्हें करना पड़ा। डॉक्टर अश्विनी मेहता, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने ही इलाज किया। साथ में हमारे डॉक्टर अशोक सेठ जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मेहता, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये केस जब आपके सामने आया तो ये आपको चौंकाने वाला या असमंजस में डालने वाला क्यों लगा? देखिए, ये जब पेशेंट हमारे पास आया तो चौंकाने वाली बात इसमें ये थी कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था और एकदम से इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह से बेहोशी के एपिसोड्स हो रहे थे और साथ साथ हमने देखा कि इसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स थे, पैरों में सूजन थी, घबराहट होती थी घर पे, और घर पे कई बार बच्चा बेहोश भी हुआ। तो जब ये आया हमारे यहाँ पे अस्पताल में, आते ही इमरजेंसी में इसको एक एपिसोड हुआ जिसमें ये बहुत अनस्टेबल हुआ और उसके दौरान हमें इसको शॉक देना पड़ा, शॉक देके रिवाइव करना पड़ा। तो एज ए रूटीन जब कोविड का टेस्ट हम कराते हैं, कोविड आरटी-पीसीआर तब करा रहे थे, तो वो नेगेटिव था। और जब एडमिट किया और एडमिट करने के थोड़े 2-3 दिन बाद जब हमने कोविड एंटीबॉडी कराई तो वो बहुत हाई लेवल में पॉजिटिव थी। तो थोड़े दिन पहले ही इस बच्चे को कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, जो कि इसके पेरेंट्स जो हैं उनको भी हुआ था और ये फिर बाद में रिकवर कर गए ठीक तरह से। जी डॉक्टर सेठ, ये जो मामला हम देख रहे हैं, इसके अलावा ये तो एक बहुत ही यंग और बहुत ही युवा लड़के में देखा गया, लेकिन हार्ट का कहीं ना कहीं, दिल का कोई ना कोई लिंक कोरोना वायरस और उससे ठीक होने वाले लोगों के बीच में दिख रहा है और ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये और जाहिर होता जा रहा है। बिल्कुल, ये तो हमें पहले से ही बातें पता थी। इनफैक्ट पिछले साल ही मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था कि कोविड इज नॉट जस्ट अ लंग डिजीज, इट्स ऑल्सो हार्ट डिजीज। और पहले ही वेव में जब इटली और अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस थे और हिंदुस्तान में कम केसेस थे, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया था कि 3 तरह से हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, चाहे वो हार्ट अटैक करे, खून के थक्के जमे आर्टरीज के अंदर, या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से हार्ट की पंपिंग वीक हो जाए और धीरे धीरे हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है, या दिल की धड़कन बहुत तेज हो सकती है क्योंकि कंडक्शन सिस्टम को ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इफेक्ट करता है। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बहुत स्लो हो सकती है और अचानक डेथ भी हो सकती है। सो ये बातें हमें पता है, बट इस बार ज्यादा देखने को इसलिए मिली हैं कि ये जो वायरस था, जिसको हम अब डेल्टा वायरस कहते हैं, जो वेरिएंट है, ये काफी घातक था, इन्फेक्टिव था, काफी लोगों को इन्फेक्ट किया इसने, यंग लोगों को इन्फेक्ट किया और अब तरह तरह की उसकी प्रेजेंटेशंस दिखने को आ रही हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि जिनको ज्यादा सीरियस डिजीज हो, जो अस्पताल में जिसको कोविड के वजह से एडमिशन हुई हो, जो वेंटिलेटर पे गए हो, जो सीरियस थे, उनको ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम दिखती है और क्लियरली 20% में हार्ट की प्रॉब्लम ही दिखती है और 40% लोगों को तो हार्ट की वजह से ही उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। बट ऐसे केस में ये है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यंग था, इसको शायद एसिम्प्टोमेटिक डिजीज हुई, इसको तो शायद पता भी नहीं चला कि इसको कोविड था और कोविड की वजह से फिर भी हार्ट पे घातक आए और ये प्रेजेंटेशन हुई सिर्फ हार्ट की वीकनेस और सांस फूलने की वजह से नहीं, एरिथमियाज और जो वीटी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास उसकी वजह से। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, बट ये नई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ये हमें पिछले साल मार्च अप्रैल से ही बातें पता हैं, जो कि अब हमें ज्यादा देखने को दिख रही हैं। यही फर्क है।
जी। डॉक्टर मेहता, जिस तरह की बात डॉक्टर सेठ समझा रहे हैं, इससे एक चीज तो, क्योंकि हमने भी एक खबर मुंबई से भी की थी जिसमें ये पता चल रहा था कि एसिम्प्टोमेटिक लोग अब पोस्ट कोविड के साथ सामने आ रहे हैं, पोस्ट कोविड के सिम्टम्स के साथ। तो यानी कि लोगों को समझना होगा कि अगर वो मानते हैं कि मैं वो 80% 85% में से हूं जिसको एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, तो ये खुश रहने की बात नहीं है, क्योंकि बाद में भी आपको कुछ असर हो सकता है इसका। तो आपको अपने आप को बचाना है पूरे टाइम। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे और भी पेशेंट्स देखे जिनको कोविड इन्फेक्शन का पता नहीं था, और जब आए हैं तो फिर उनको ये प्रॉब्लम्स का हुआ है। जैसे हार्ट मायोकार्डाइटिस के 2-3 और भी पेशेंट्स देखे, और हम एसिम्प्टोमेटिक पल्मोनरी इन्फेक्शंस तो बहुत कॉमनली देखते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं और जिनको कोई हिस्ट्री नहीं देते कोविड इन्फेक्शन की, अगर हम उनका सीटी स्कैन कराएं तो लंग्स के अंदर पैचेस मिल भी जाते हैं, और इस बच्चे के भी लंग्स में भी 2 छोटे छोटे पैच मिले थे हमें। तो ऐसा है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी कोविड की इन्फेक्शन हो सकती है, and it can present like myocarditis, it can present like any of the pulmonary symptoms also. It's not uncommon, but we are very commonly seeing this. डॉक्टर सेठ, इसमें चिंताएं तो बढ़ जाती हैं, क्योंकि जैसे मैं कह ही रही थी कि जो लोग इस बात से खुश थे कि चलिए हम बच के निकल जाएंगे, अगर छू के चला भी गया, तो ऐसे में तो आप अपनी चिंता छोड़ नहीं सकते। तो कौन सी ऐसी बातें हैं या सिम्टम्स हैं जिन पर नजर रखें? अगर आपके आसपास के लोगों में कोविड हुआ, आपको नहीं भी हुआ, फिर भी अगर आप में कोई सिम्टम्स आते हैं तो कब आप डॉक्टर के पास जाएं? आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं, और ये एक मैसेज, संदेश जरूर लिसनर्स को, व्यूअर्स को पहुंचना चाहिए कि ज्यादातर इनफैक्ट डिस्चार्ज के बाद भी कोविड की प्रॉब्लम चलती रहती हैं, और ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम कई ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। चलिए हम हार्ट की बात लेते हैं। रियली देखा गया है कि कुछ लेवल की इन्फ्लेमेशन, जो हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, अगर हम एमआरआई स्कैन करें तो 50 से 70% लोगों की कुछ लेवल की इन्फ्लेमेशन होती है। ये इन्फ्लेमेशन हार्ट को डैमेज करे या हार्ट को न डैमेज करे, ये बात ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है। तो हम हर हार्ट पेशेंट को कहते हैं, स्पेशली वो लोग, हर कोविड पेशेंट को नहीं, हर कोविड पेशेंट को डरना नहीं चाहिए। हार्ट का अफेक्शन रेयर होता है, बट फिर भी ये समझना चाहिए कि जिसको मॉडरेट कोविड हुआ है या जिसको सीवियर कोविड हुआ है, हम उन सब की, और स्पेशली जिनको इवन माइल्ड कोविड हुआ, उनको कहते हैं कि पैल्पिटेशंस के सिम्टम को ना इग्नोर करें, जो दिल की धड़कन तेज होती है, कोई भी चेस्ट पेन या डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, उसको न इग्नोर करें। और हम ज्यादातर पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि एक बार ईसीजी और एक बार इकोकार्डियोग्राम, जिसमें हार्ट की पंपिंग का पता चल जाता है, एक अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स आफ्टर कोविड करा लेना चाहिए। उससे पता रहता है कि सब चीज ठीक चल रही है, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है जो जान को खतरा बन सकती है। अगर किसी को पैल्पिटेशन या दिल की धड़कन तेज होती है तो जरूर हम उस पेशेंट को 24 घंटे की हार्ट की रिकॉर्डिंग कराते हैं कि ऐसे एरिथमियाज न मिले, जो कि हार्ट जब इफेक्ट हो जाता है तो दिल की धड़कन कई बार खराब तरीके से तेज होती है, जिसको हमें पकड़ना एसेंशियल हो जाता है। और फाइनली ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है पब्लिक को कि इमीडिएटली रिकवरी के बाद विग्रस एक्सरसाइज न करें। कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही जिमिंग कर रहे होते हैं, जो दौड़ रहे होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, वो कहते हैं कि जी अब मैं वापस ठीक लग रहा हूं, अब मैं भागना शुरू करता हूं, दौड़ना शुरू करता हूं, जिम जाना शुरू करता हूं। एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया कि साइलेंट इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, वो चाहे लॉन्ग टर्म में न डैमेज करे हार्ट को, बट अगर हम हार्ट को उस टाइम पे ज्यादा विग्रस ट्रेन देते हैं तो जरूर एरिथमियाज हो सकते हैं, जरूर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, खून के थक्के जम सकते हैं, और इसीलिए डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो इसलिए माइल्ड लेवल ऑफ एक्सरसाइज या वॉकिंग से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ाएं, और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स to 2 months उसको बढ़ाएं। और फाइनली ब्लड थिनर्स हम हमेशा देते हैं, हमारे ज्यादातर हार्ट पेशेंट्स ब्लड थिनर्स पे होते हैं, हम हमेशा कहते हैं उनको न रोकें, उनको कंटिन्यू रखें थ्रू आउट। और अगर अस्पताल से ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब्ड है, पावरफुल ब्लड थिनर्स, तो वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 हफ्ते जरूर खाएं, कि इससे खून के थक्के जमने के चांसेस कम हो सकते हैं, हार्ट अटैक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस कम हो सकते हैं। सो क्लियरली हार्ट डिजीज का इफेक्ट लंबा चल सकता है,
हो सकता है कि आपको हार्म न करे, बट अगर नुकसान होता है तो हमें पहले ही पता होना चाहिए, सही दवाइयां दे सकते हैं सो दैट आप स्वच्छ रह सकते हैं। ये पहले 3 महीने कोविड के बाद काफी इंपॉर्टेंट और कॉशियस होने के महीने हैं। जी डॉक्टर, बहुत अहम बातें आपने बताई और विस्तार से बताई। उम्मीद करते हैं हमारे जो भी व्यूअर्स कोविड के दौरान गुजर चुके हैं, माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स दिखा चुके हैं, उनके लिए भी ये जरूरी हो जाता है आप इन बातों का ख्याल रखें, अपने ऊपर नजर रखें, अपने परिवार वालों पर नजर रखें। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल की बीमारी न बने कोविड आपके लिए, इस बात का ख्याल रखें। लेकिन हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद उस पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। नमस्कार, गूगल और एनडीटीवी की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से इस वायरस की रोकथाम की जा सकती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंजन त्रिखा, जो कि चेयरपर्सन है क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप ट्रॉमा कोविड हॉस्पिटल एम्स के। शुक्रिया डॉक्टर त्रिखा हमसे बात करने के लिए। इस वायरस की रोकथाम के लिए सबसे कारगर तरीका इस वक्त ह्यूमैनिटी के पास, हमारे पास, संसार में क्या है? इस वक्त सिर्फ तरीका है वैक्सीनेशन एंड कोविड बिहेवियर, और तो कोई 2 तरीके हैं नहीं। जी बिल्कुल। और वैक्सीन को लेकर जो अलग अलग वैक्सीन हमारे पास हैं, क्या ये सब काम करती हैं डॉक्टर? क्योंकि कई लोग चिंता करते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस वेरिएंट पर काम करती है या नहीं, इसको लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिल रही थी, अब स्पुतनिक भी आ जाएगी। तो ये जो तीनों वैक्सीन हैं, ये एक लेवल के ऊपर लोगों में एफिकेसी दिखा चुकी हैं और एफिशिएंसी है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जो नंबर है 70, 75 या 72%, इसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये वैक्सीन अच्छी हैं, ये टेस्टेड हैं, जो भी डाटा अचीव हुआ है उसके कारण सब कुछ हो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, फेज 3 ट्रायल हो चुके हैं। तो हमें नंबर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो हम व्हाट्सएप पे रिपोर्ट पढ़ते हैं कि कोई वैक्सीन किसी वेरिएंट पे काम कर रही है कि काम नहीं कर रही है, ये भी अभी वेरियस स्टडीज़ में ये देखा गया है। बट हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि जो भी वैक्सीन मिलता है हमें, हम वो लगाएं। और जो सरकार हमें कहती है कि कि कितने हफ्तों के बाद लगाना है, वो हम उसको फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करें। ये हमारा बेसिक एक मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने से ही पैंडेमिक को रोक पाएंगे। लेकिन डॉक्टर, कई बार ऐसा हुआ है, खास तौर पे गांव देहात के इलाकों में, जहां पर लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, वहां पर लोगों में हिचक है एक वैक्सीन लगवाने को लेकर, और उसके लिए वो कई उलझुल तरह की बातें भी बना देते हैं, उसके लिए बहाने भी बनाते हैं। तो किस तरीके से इस हिचक को दूर किया जा सकता है, और क्यों लोगों में ये हिचक है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, एक नई जब चीज़ आती है उसके तरफ हिचक होना बड़ा नॉर्मल है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, शुरू के दिन डॉक्टरों को भी हिचक थी, उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं था कि इनसे क्या होगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, कॉन्फिडेंस आता रहा, और अब हम सब हेल्थ केयर वर्कर्स को हम चाहते हैं कि वो वैक्सीनेट हो जाए। ऐसे ही जो गांव के लोग हैं, जो रूरल एरिया है हमारे, वहाँ पे भी अभी ये वैक्सीन हेजिटेंसी जो हम बोलते हैं वो पाई गई है। और बहुत से लोग बहुत सारी अफवाहों में विश्वास रखते हैं। कोई कहता है कि ये वैक्सीनेशन से आप अगर मर्द होगे तो आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, अगर आप ये वैक्सीन लगा लोगे तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा, आपके गुर्दों पे असर पड़ जाएगा। ऐसी सब चीज़ें लोग बिना किसी रीज़न के फैलाए जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ये जितने भी सवाल हैं इनका ठीक से आंसर करें। और ये जो पेरिफेरी में लोग हैं, रूरल एरिया हैं, जहाँ जो हमारा एक आशा हेल्थ वर्कर होती है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए और वो जाके गांव वालों को बोलें कि ये आपके जो सवाल हैं वो हमसे पूछिए और हम उनका आपको सही जवाब देंगे।
किन लोगों को लगनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लगनी चाहिए, किस उम्र के लोगों को लगनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज को लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, बच्चों को लगना नहीं चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। हर एक के मन में ये सवाल है और ये हमारी ड्यूटी है एज डॉक्टर्स और आपकी ड्यूटी है एज द मीडिया कि ये छोटे से छोटी जगह जाके ये सब सवालों का सही से जवाब दिया जाए और लोगों को कन्विंस किया जाए कि ये बिल्कुल सेफ है। और इतने सारे लोगों ने लगा ली है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं सबने लगा ली है, जितने भी मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, सबने लगा ली है। तो जो वैक्सीनेशन सबने लगा ली है वो सेफ होगी तभी तो लगाई होगी ना। जी बिल्कुल, ये सबको बताना हमारा फर्ज है। जी बिल्कुल, हमने सबने लगा ली है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसको जरूर लगवाना चाहिए। लेकिन जाते जाते डॉक्टर ये भी समझा दीजिए कि क्यों कुछ लोग सोचने लगते हैं कि चलिए अब तो पॉजिटिविटी रेट नीचे हो गया, अब तो फैल नहीं रहा संक्रमण, तो छोड़ो, क्यों लगवाना। तो पैंडेमिक को रोकने के लिए वैक्सीनेशन, चाहे संक्रमण ज्यादा ना फैला हो, पर उसे लगवाना क्यों जरूरी है, ये बता दीजिए। ये लगवाना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको नहीं हुआ है तो कोई गारंटी नहीं कि आपको नहीं होगा, और ये वैक्सीनेशन लगाने से ही हम इस पेंडेमिक को रोक पाएंगे। और ये जो दूसरी लहर आई है उसने हमें एक चीज बहुत अच्छी सिखाई है। पहली लहर में हमें पता चलता था इतने लोग मर गए, दूसरी लहर में हमें पता चल रहा है कि कौन मर गया। हर एक का कोई रिश्तेदार, दोस्त का भाई, दोस्त का कोई रिश्तेदार, हम खो चुके हैं उनको। अब ये बिल्कुल जरूरी हो गया है कि वैक्सीनेशन लगाएं, अपने को बचाएं और अगले को बचाएं। अभी स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे, मॉल खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। तो अब ये देखा गया है कि यंग लोगों को भी हो रहा है, यंग एडल्ट जो है। और ये जो सोचा जा रहा है कि छोटे बच्चों को हो जाएगा, ऐसा कोई हमारे पास डाटा नहीं आया है। बट वैक्सीनेशन तो लगाना जरूरी है और जब जिन एज ग्रुप के लिए वैक्सीन खुलेगा वो हमें लगा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन सामान्य हो और ये पैंडेमिक चली जाए, सब कुछ खुले, आप भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें, तो उसके लिए वैक्सीन आपका भी लगाना बहुत जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, शुक्रिया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि हम